हेलो एवरीवन, एक बार फिर हम लोग आ चुके हैं मेंटल एबिलिटी के नए पार्ट्स में, यानी कि पार्ट 7 में। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आप लोगों को 6 पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कशन कर रखे होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया और अब फिर बात बता रहा हूं कि यूपी कांस्टेबल की जो वैकेंसीज आई हुई है 60,244 वैकेंसीज, और यूपी एसआई और एएसआई की जो 927 वैकेंसी आई है, जिसमें 9 ओ लेवल कोर्स मांग रहा है। उन सभी में अगर हम ध्यान से समझे तो मेंटल एबिलिटी के जो पार्ट्स है वो 15 से 18 मार्क्स आपको गेन कराने की क्षमता रखता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने एक पार्ट पढ़ा था अनुकूलन की क्षमता, तो 15 से 18 मार्क्स आपको गेन कराने की क्षमता रखता है, जिसमें से हम लोगों ने 6 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। आज हम लोग 7वां पार्ट डिस्कस करेंगे, बिजनेस इंफॉर्मेशन यानी कि व्यवसायिक सूचना। यानी कि पार्ट जो 7 है वो क्या है सर? बिजनेस इंफॉर्मेशन यानी कि व्यवसायिक सूचना की बात करेंगे और देखेंगे कि कैसे व्यवसायिक सूचना के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में बहुत छोटा टॉपिक्स है, बहुत बड़ा टॉपिक्स नहीं है, और आपको बहुत कम समय में ये टॉपिक कवर हो जाएगा और आपको 1 से 2 मार्क्स तक यहाँ पर गेन हो सकते हैं। तो चलिए आइए डिस्कशन करना शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा ये टॉपिक्स। तो चलिए, तो मेंटल एबिलिटी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि 15 से 17 मार्क्स आपको गेन कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक्स है उसमें से अगर हम बात करें तो सिलेबस में हमने टोटल 13 टॉपिक्स आपको दे रखे हैं, जिसमें से हम लोगों ने आज तक अभी तक आपको 6 टॉपिक डिस्कस किए हैं। आज हम लोग 7वां टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहला टॉपिक हम लोगों ने PIL यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस की बात की गई, यानी कि जनहित याचिका की। दूसरे की बात की जाए तो लॉ एंड पीसेस यानी कि कानून एवं शांति व्यवस्था की। तीसरी बात की जाए तो सांप्रदायिक सद्भाव की यानी कि कॉम्युनल हार्मनी की। और फिर क्राइम कंट्रोल यानी कि अपराध नियंत्रण की। और 5वें टॉपिक्स की बात की जाए तो आपने देखा रूल्स ऑफ लॉ यानी कि विधि के शासन की। और 6वें टॉपिक्स की बात की जाए तो अडॉप्टेबिलिटी की यानी कि अनुकूलन की क्षमता की बात की है हम लोगों ने। और आज हम लोग 7वां टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है सर व्यवसायिक सूचना यानी कि बिजनेस इंफॉर्मेशन। और 8वां पार्ट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि जो पुलिस प्रणाली सिस्टम है इसके पार्ट्स 2 हो जाएंगे। कितने पार्ट्स होंगे? पार्ट 1 और एक होगा पार्ट 2, जिसमें से हमारे पास पहले पार्ट्स में पुलिस व्यवस्था की बात की जाएगी और दूसरे पार्ट्स में हम लोग बात करेंगे कमिश्नरेट सिस्टम की। तो जो अभी हमारे यूपी में हाल ही में लागू हुआ था 2020 में, तो कमिश्नरेट सिस्टम की भी बात करेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग बात करेंगे पुलिस सिस्टम की और पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे कमिश्नरेट सिस्टम की। लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है व्यवसायिक इंफॉर्मेशन यानी कि बिजनेस इंफॉर्मेशन की बात की गई है, यानी कि व्यवसायिक सूचना के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो आज हम लोग ज्यादा देर करते हुए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलिए बात शुरू करते हैं। तो बिल्कुल, तो चलिए ध्यान से देखिए, चैप्टर 6 है, क्या है? बिजनेस इंफॉर्मेशन, व्यवसायिक सूचना। तो सबसे पहली बात होती है कि व्यवसाय क्या होता है, व्यवसायिक सूचना क्या होती है, व्यवसायिक सूचना का अर्थ क्या होता है। तो व्यापार का मतलब यहाँ पर कई तरीके से है। तो अगर मैं व्यवसाय की बात करूं तो सबसे पहले आप देखिए व्यवसाय होता क्या है। तो व्यवसाय 3 तरीके के हो सकते हैं, एक व्यवसायिक, सेवा व्यवसाय और उद्योग व्यापार। यह नियमित रूप से किया गया है। तो व्यवसायिक सूचना का अर्थ क्या है? तो व्यवसायिक सूचना का अर्थ तो तभी आप समझ पाएंगे जब पहले आप व्यवसाय को समझेंगे। तो हमें यहाँ पर पहले व्यवसाय को समझना है। व्यवसाय एक ऐसा अर्थ है कि एक ऐसा धंधा जिसमें धन के बदले वस्तुएं अथवा सेवाओं का उत्पादन, विक्रय और विनिमय होता है। तो यानी कि आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसा धंधा है जिसमें हमारे पास धन, किसकी सर? पैसे के बदले सेवाएं, उत्पादन, विक्रय और विनिमय होता है। इन सभी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं सर? व्यवसाय कहते हैं। यानी कि व्यवसाय का वास्तविक मतलब क्या है कि हम किसी को कोई सुविधा बेच रहे हैं, कोई सामान बेच रहे हैं, कोई उत्पादन कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो एस्टिमेट्स है वो किसके अंतर्गत आता है? व्यवसाय के अंतर्गत आता है। अब अगर हम बात करें तो यह नियमित रूप से किया जाता है और इसे लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। बिल्कुल सही बात है सर, कि कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो भी हमारे पास व्यवसाय है, तो व्यवसाय का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें? लाभ कमा सकें। और हमारे जो लाभ कमाने का जो प्रवृत्ति है, उसी प्रवृत्ति को जो जन्म देती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? व्यवसाय। व्यवसाय की अवधारणा हमने सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के उद्देश्य से की है। लेकिन कभी कभी कुछ व्यवसाय ऐसे भी होते हैं जो सेवा भाव के लिए भी किए जाते हैं। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि बहुत जगहों पर 5 रुपए का आपको खाना खिलाया जा रहा है या 10 रुपए का खाना खिलाया जा रहा है। तो वो व्यवसाय नहीं है, वो एक सेवा भाव का व्यवसाय है। क्योंकि अगर वहां पर पैसे नहीं लिए जाएंगे तो वो व्यापार सही तरीके से काम नहीं करेगा। और वहां पर जो सेवा की भावना है वो सामने वाले को लगेगी कि ये हमें मुफ्त में खाना खिला रहा है, तो उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे, किसी के
ईगो पर ये बात ना आए, इसलिए वहां पर कुछ ना कुछ पैसे आपसे चार्जेस किए जाते हैं। तो ऐसे व्यवसाय को हम लोग हमेशा सेवा भाव व्यवसाय कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले तो आपने व्यवसाय समझ लिया, व्यापार व्यवसाय, सेवा व्यवसाय और उद्योग व्यवसाय। तो व्यापार व्यवसाय क्या है कि हमारे पास कोई चीज बनी बनाई है, उसको हमने मार्केट से खरीद लाया कहीं पे दूर दराज से, जैसे कि मान लीजिए हम छोटे शहर में है, छोटे गांव में है, और कानपुर से या लखनऊ से हमने ज्यादा बल्क में सामान लिया और फिर अपने शहर जाकर छोटे से शहर में उस सामान को बेच रहे हैं। तो ऐसा करना क्या 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 कहलाता है? विक्रय कहलाता है। और यहाँ पर हम सामान देते हैं और जो हमारे लाने ले जाने का खर्चा है उसको और कुछ लाभ को काट कर हम अपना सामान बेचते हैं। तो इस तरीके के जो व्यापार होते हैं वो बिल्कुल नॉर्मल व्यापार है। दूसरा सेवा व्यवसाय, जैसा कि अभी हमने आपको समझाया कि 5 रुपए या 10 रुपए में कोई खाना खिला रहा है और आपसे 5 या 10 रुपए ले रहा है, तो उसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, वहां पर उद्देश्य व्यापार ही कर रहा है। लेकिन वो व्यापार कैसा है सर? सेवा भाव वाला व्यापार है। तो ऐसे व्यापार को हम लोग सेवा व्यापार कहते हैं। और उद्योग व्यापार का मतलब किसी चीज की हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, किसी चीज को हम बना रहे हैं और उसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बनाकर लोगों को बेच रहे हैं। ऐसे व्यापार को हम लोग उद्योग व्यापार की श्रृंखला या श्रेणी में रखते हैं। अब अगर हम बात करें तो यहां पर आपने अच्छे से समझ लिया कि व्यवसाय एक्चुअल में क्या है। व्यवसाय क्या है? जो लाभ कमाने के लिए किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। अब व्यवसाय आप समझ गए तो व्यवसायिक सूचना को समझना है। व्यवसाय अगर आप समझ गए हैं तो आपको क्या समझना है सर? व्यवसायिक सूचना को समझना है कि व्यवसायिक सूचना क्या होती है। तो किसी भी प्रकार की वे सूचनाएं जो किसी पद, कार्य या व्यवसाय से संबंध में दी जाए, बशर्ते इस प्रकार की सूचनाएं उन व्यक्तियों के उपयोग हो सके जो व्यवसाय चुनना चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या कहा गया? किसी पद, किसी कार्य, किसी इंफॉर्मेशन को अगर हम मार्केट में पहुंचा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? व्यवसायिक सूचना कहलाता है। जैसे हमें किसी फर्म का रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बारे में बताना, क्या है ये सर? व्यवसायिक सूचना है। कहीं पर भी अगर हमको कोई व्यापार स्टार्ट करना है तो उसके लिए आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सेमिनार करते हैं और व्यवसाय के बारे में ओतप्रोत होते हैं। शार्क टैंक इंडिया आया हुआ था, आपने देखा, वहां पर भी कहीं ना कहीं वो लोग क्या कर रहे हैं? व्यापार को इंक्रीज कर रहे हैं। लोग जो नए स्टार्टअप लगा रहे हैं उनको वो फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है। दूसरा, यदि समुचित व्यवसायिक सूचना सेवा सुलभ हो तो व्यक्ति विभिन्न व्यवसायों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है और उपयुक्त व्यवसाय चुन सकेगा जो उसके लिए संतोषप्रद हो, साथ ही देश की सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को भी अच्छा बनाने में सहायक होगा। तो बिल्कुल देखिए सही बात है। बहुत सारे लोग हैं, अभिनव बिंद्रा जैसे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं कि व्यवसायिक बता रहे हैं। बहुत सारे आप देख रहे हैं कि वीडियो आते रहते हैं और वीडियो के माध्यम से ही आप लोगों को बताया जाता है कि आप ये व्यापार कर सकते हैं, आपको इस व्यापार में इस तरीके के लाभ होंगे। आप यूट्यूब पर भी देखते हैं, फेसबुक पर भी है, बहुत सारे लोग सेमिनार करते हैं, अपनी अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। उन्होंने कैसे व्यापार किया, शेयर मार्केट में लोगों ने कैसे काम किया। तो बहुत सारे व्यापार से किस व्यापार को हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे स्टार्टअप ले सकते हैं, कहां पर उनका सामान मिल सकता है, कैसे हमें वहां की मशीनरी मिल सकती है। इन सभी चीजों की जो सूचनाएं हैं, जो जानकारी है, वो व्यवसायिक को देना, ताकि व्यवसायी जो व्यवसाय करने की इच्छा रखता है या व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखता है, उस व्यक्ति को उस सूचना से लाभ हो और उस सूचना का लाभ का फायदा उठा सके और जो वो लाभ लिया उसने, उससे वो क्या हो? संतोष प्राप्त कर सके। तो ऐसी भावनाओं को या ऐसी सूचना को हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं सर? व्यवसायिक सूचना कहते हैं। और व्यवसाय के बारे में मैंने पहले बताया कि व्यवसाय क्या है। व्यवसाय 3 तरीके के हो सकते हैं। एक ऐसा व्यापार, लेकिन व्यवसाय का मेन उद्देश्य हमेशा क्या रहता है सर? लाभ कमाना होता है। अगर लाभ है तभी व्यवसाय है, अगर लाभ नहीं है तो व्यवसाय नहीं होगा। आगे देखते हैं व्यवसायिक सूचना प्रणाली सिस्टम क्या है। जो अगर अब हम बात करें तो जो बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है वो कैसे काम करता है और कैसे है। तो देखिए, व्यवसायिक सूचना प्रणाली मुख्य रूप से अर्थशास्त्र और विज्ञान पर केंद्रित एक अध्ययन है। तो अगर आप बात करें तो अर्थशास्त्र और विज्ञान यानी कि व्यवसायिक सूचना की बात किया जाए तो यहां पर एक चीज और हो सकती है सर, पर्यावरण भी हो सकता है। पर्यावरण, माहौल कैसा चल रहा है उस हिसाब से भी देखना है, मौसम कैसा है उस हिसाब से भी हम व्यापार करते हैं। अब मान लीजिए गर्म जगह पर हम चाय की दुकान खोलेंगे तो उतनी नहीं चलेगी, लेकिन अगर ठंडी दुकान पर हम चाय की दुकान खोलेंगे तो हमारी ज्यादा चलेगी। ये बात आप भी जानते हैं सर। गर्मी वाली जगह पर अगर हम आइसक्रीम बेचेंगे तो हमारी कोल्ड ड्रिंक ज्यादा बिकेगी, लेकिन अगर ठंडी वाली जगह पर हम आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक बेचेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी वो कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम क्या होगी? कम बिकेगी। तो मौसम का भी बहुत उपयोग होता है, पर्यावरण का भी बहुत होता है। तो यानी कि कहने का मतलब है कि जो अर्थशास्त्र है यानी कि जो इकोनॉमिकल पार्ट्स है और जो विज्ञान है, मौसम है, इन सभी पर एक विश्लेषण करना, एक अध्ययन करना एक्चुअल में क्या है कि वो व्यवसायिक सूचना का ही क्या है? एक
प्रणाली है, यानी कि मुख्य रूप से आपका काम क्या है, इकोनॉमिकल और वैज्ञानिक। मौसम तो निर्भर करता है आपके माहौल पर, ऐसा नहीं है कि आप गर्म जगह पर चाय नहीं बेच सकते हैं, लेकिन जो मेन काम होता है वो क्या होता है, इकोनॉमिकल और वैज्ञानिक, कि कैसे हमें चीजों को सीखना है। इसके अंतर्गत यह सीखने को मिलता है कि आप अपने मुनाफे में तेजी के लिए सूचना प्रणाली को अपने व्यवसाय से कैसे एकीकृत कर सकते हैं और एक नया व्यक्तिगत ग्राहक अनुभव कैसे प्रदान कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास जो नया ग्राहक अनुभव है वो कैसे आप पा सकते हैं, यानी कि कैसे आप नई ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन देना, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी देना, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं कहां आती है सर, व्यावसायिक इंफॉर्मेशन में, यानी कि बिजनेस इंफॉर्मेशन में के अंतर्गत आती है। और इसी को हम लोग कहते हैं बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि सूचना, व्यावसायिक सूचना प्रणाली। अब अगर हम बात करें तो व्यावसायिक सूचना प्रणाली का अध्ययन कहां होता है, सीमा विस्तारित क्षेत्र है जो इस बात से संबंधित है कि व्यावसायिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और संगठन के मूल श्रृंगार के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी को कैसे तैनात किया जा सकता है, जिसका उपयोग सभी वस्तुओं को प्राप्त करने और उत्पादन को वितरित करने के लिए किया गया है। तो देखिए हमको एक नेटवर्क विकसित करना है जिससे कहीं ना कहीं हम कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित कर सके, अपने प्लान के बारे में बता सकें। बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे ऐड के तरीके होते हैं, कभी कभी चीजें होती हैं, तो जिससे हमारे पास व्यवसाय की जो इंफॉर्मेशन है वो क्या होती है, बढ़ती है और लोगों को पता चलता है कि एक्चुअल में व्यवसाय क्या है। अब आपने देखा कि कहीं कोई बता रहा है कि आप हमारी मैन्युफैक्चरिंग से ये मशीनें ले लीजिए, तो कहीं ना कहीं वो भी अपने व्यापार का, अपने आप को एक व्यवसाय की अपॉर्चुनिटी देकर भी कहीं ना कहीं वो अपना व्यापार क्या कर रहा है, चालू कर रहा है। अगर आपसे कोई कह रहा है कि आप ये हमारा प्रोडक्ट लीजिए और इसको मार्केट में बेचिए, आपको इतना फायदा होगा, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति उस चीज को उत्पादित कर रहा है और वो आपको समझा रहा है और आप उसे फ्यूचर में व्यवसाय करें, तो ये भी एक प्रकार का व्यवसाय है। लेकिन ये यहाँ पर एक विनिमय का सिस्टम रहता है, यहाँ पर आप पैसे देते हैं और सामान लेते हैं और फिर पैसे लेते हैं और सामान देते हैं। तो आपके जो बीच का जो टर्म्सोलॉजी है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एक इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन के बहुत तरीके हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो दुनिया भर में आईसीटी के कुशल, प्रभावी और प्रतिस्पर्धी उपयोग के माध्यम से व्यापार सूचना प्रणाली, राजनीतिक खरीद, वैश्विक आउटसोर्सिंग, भौतिक रूप से विस्तारित परिचालन की बात की गई है। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे इंफॉर्मेशन हैं जिसमें हमारे पास चीजों को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है और लोगों को उसके बारे में बताया जाता है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक्चुअल में ये है क्या, ये इकोनॉमिकल और वैज्ञानिक, मौसम के आधार पर, माहौल के आधार पर। और जैसा कि आपने देखा कि हमारा व्यापार है, जैसे कि अगर हम अपने भारत की बात करें तो हमारे भारत में सबसे ज्यादा जो फॉर्म है वो है डेयरी फॉर्म, जो इसमें बारे में अगर हम देखें तो बाहर की किसी भी कंपनी का उसमें इंटर संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, सारी चीजें ट्रस्ट है। क्योंकि डेयरी व्यापार जो होता है वो वास्तविकता में किस पे चलता है सर, ट्रस्ट पे। और ट्रस्ट पे आदमी क्या करता है, व्यवसायिक का जो काम होता है वो काम करता है। तो इसलिए हम लोग बाहरी लोगों को डेयरी फॉर्म में एंट्री ही नहीं कभी हो पाती, लगभग इम्पॉसिबल रहता है। इसीलिए आपने आज देखा होगा कि भारत का जो डेयरी प्रोडक्ट का जो व्यवसाय है, जो मार्केट है, वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं अमूल और मदर डेयरी के पास है। और लोकल्स में अगर आप चले जाएंगे तो आप देखेंगे हर प्रदेश में एक अपना होलोग्राम होता है, जिसमें आपने देखा होगा ड्रॉप वाला सिस्टम होता है। वो सारे के सारे क्या है, उनका मोनोपोली है और वो कहीं ना कहीं दूध की व्यवसाय को विरोध करते हैं, यानी कि सेंट्रलाइज सिस्टम से वो दूध को खरीदते हैं और हमें देते हैं। और कहीं ना कहीं जो डेयरी प्रोडक्ट है वो विश्वास पर वर्क करते हैं। अब अगर हम बात करें तो व्यवसायिक सूचना प्रणाली, तो सभी सबसे पहले बात हुई है CRRM की। तो देखिए सूचना प्रणालियों में कई सारी चीजें हैं, जैसे कि ERP है, इंटरप्राइजेस एक्सेस मैनेजमेंट, EEM इंटरप्राइजेस बिजनेस इंटेलिजेंस, BII और इंटरप्राइजेस कंटेंट मैनेजमेंट ECM। तो देखिए यहाँ पर आपको मैंने कई सारी चीजें दी हैं जिसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है। तो यहाँ पर व्यवसाय के उपयोग में की जाने वाली सूचना प्रणाली कुछ उदाहरण है, जैसे ग्राहक संबंध प्रबंधन, यानी कि कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट। क्या होगा सर, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, यानी कि कस्टमर, C से कस्टमर, R से रिलेशंस और M से क्या होगा सर, मैनेजमेंट। इंटरप्राइजेस रिसोर्सेस प्लानिंग, तो यहां पर क्या है सर, इंटरप्राइजेस रिसोर्सेस और प्लानिंग, तो यानी कि ERP और इंटरप्राइजेस एसेट्स मैनेजमेंट। तो इंटरप्राइजेस एसेट्स मैनेजमेंट क्या होगा, EEM। इंटरप्राइजेस बिजनेस इंटेलिजेंस, BIE और इंटरप्राइजेस कंटेंट मैनेजमेंट ECM। ये जो सारी की सारी जो
जो प्रबंधन है उनके बारे में हमको ध्यान रखना है। और इनके अक्सर फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, जैसे सीआरएम का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, ईआरपीएम का फुल फॉर्म, तो जो हिंदी भाषी है वो हिंदी में अपना फुल फॉर्म याद रखेंगे, और जो इंग्लिश भाषी है, जो यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं, वो अपने जो फुल फॉर्म है वो इंग्लिश भाषा में याद रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं CRRM, ये क्या है। यानी कि CRRM की बात की जाए तो कस्टमर रिलेशंस की बात की जाए तो कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट है क्या, इसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे। तो क्या है आप समझिए, ग्राहक संबंध प्रबंधन व्यवसाय प्रथाओं का एक समूह है जिसका उपयोग वर्तमान और भविष्य में ग्राहकों के साथ संगठन की बातचीत को प्रबंधित करने के लिए, इंटरैक्शंस और ट्रैक करने के लिए, संचार प्रबंधित करने के लिए, डेटा का विश्लेषण करने के लिए और ग्राहक संबंध का प्रबंधन का उपयोग किया जाता है। तो अगर हम यहां पर बात करें कि कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या होता है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो कस्टमर से हमारे पास हम जाएं, कस्टमर से हम मिले और अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करें और उनसे एक बेहतर रिलेशंस बनाने की कोशिश करें। हो सकता है उस समय पर वह कस्टमर हमारी बातों से कन्विंस ना हो पाए हमारे प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन हमें उससे अपने संबंध या रिलेशंस को खराब नहीं करना और उस डेटा को इकट्ठा करना है। जैसे कि नॉर्मल्स अगर आप लोग ध्यान से समझे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग किसी कोचिंग संस्थान में जाते हैं और अपने एडमिशन के लिए आप अपना बात करते हैं, वो आपको प्रोफाइल बताते हैं कि भैया आप आए हैं बैंकिंग की तैयारी के लिए, एसएससी की तैयारी के लिए, एसएससी यूपी की कांस्टेबल्स की तैयारी के लिए, तो हमारा ये प्रोफार्मा है, हम ये क्लास देंगे आपको, ये देंगे। तो आप उनकी बातों से कन्विंस होते हैं, लेकिन आप जरूरी नहीं है कि उसी समय पर आप वहां पर एडमिशन ले लें। तो आपका वो क्या करते हैं, आपका एक डेटा होता है, वो डेटा वो लेते हैं, आपसे पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपकी डिग्री कहाँ है, आप कहाँ से आए हैं, तो ये सारी चीजें वो इकट्ठा करते हैं, आपका फोन नंबर लेते हैं और फ्यूचर्स में फिर आपको वो दोबारा कॉल करते हैं कि आप उनकी बातों से क्या हो जाए, कन्विंस हो जाए और आप उनके यहां प्रोडक्ट ले लें। तो इस तरीके का जो हम लोग डेटा को कलेक्ट करते हैं किसी कस्टमर का, इसी को हम लोग एक्चुअल में क्या कहते हैं सर, CRM। क्या कहते हैं सर, CRM, यानी कि कस्टमर रिलेशंस मैनेजमेंट से, ठीक है ना, यानी कि ग्राहक का जो संबंध है उसका प्रबंधन है, जो हम वो चीजें हैं वो हम क्या कर सकते हैं, इकट्ठा करते हैं। अब बारी बात आती है ERP, यानी कि इंटरप्राइजेस रिसोर्सेस प्लानिंग। तो ERP क्या है, इंटरप्राइजेस रिसोर्सेस प्लानिंग क्या, सॉफ्टवेयर एक संगठन विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों जैसे वित्तीय, संचालन, आपूर्ति, श्रृंगार प्रबंधन और ग्राहक की सेवाओं का प्रबंधन का एकीकृत करता है। अब ये ERP क्या है, एक सॉफ्टवेयर है, यानी कि अगर हम बात करें तो इंटरप्राइजेस रिसोर्सेस प्लानिंग, एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर लिया है हम लोग, कर लेते हैं कि एक सॉफ्टवेयर जैसा बना लेते हैं, एक कनेक्टिविटी रखते हैं कि ताकि हमारे पास किसी भी कोई भी कस्टमर का डेटा आया तो हम उसको दूसरी जगह दे सकते हैं, दूसरी जगह को तीसरी जगह दे सकते हैं। तो ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो डेटा का इंटरचेंजिंग है, ये सारी चीजों को हम लोग ध्यान रखते हैं। इसीलिए बार बार कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी को ना दे, ताकि आपके पास किसी तरीके का कोई फ्रॉड या साइबर क्राइम ना हो सके। इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा। अब आगे हम बात करें तो EAM क्या होता है, इंटरप्राइजेस एसेट्स मैनेजमेंट क्या होता है। तो ये सिस्टम एक कंपनी की भौतिक संपत्ति जैसे भवन, उपकरण, वाहन और भूमि का प्रबंधन करता है। तो इंटरप्राइजेस एसेट्स मैनेजमेंट, तो इससे क्या होता है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग जब देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति होता है शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, तो वो सबसे पहले जब शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, जो डायरेक्ट नहीं लगाता, वो सबसे पहले क्या देखता है, जो कंपनी का, जो इंटरप्राइजेस का जो एसेट्स मैनेजमेंट है वो कैसे काम करता है, वो एक्चुअल में क्या क्या है, उनके पास क्या क्या है, क्या बिल्डिंग्स है, क्या मकान है, क्या सॉफ्टवेयर है, कैसी उनकी मशीनरी है, इन सभी चीजों पर ध्यान रखना, इन सभी चीजों को मैनेज करना, व्यवसाय को सारी चीजों को ध्यान में रखना कि कौन मशीन कब आई थी, कैसे काम कर रही, इन सभी जो जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी हमारे पास चीजें हैं, उन सभी चीजों को हमें ध्यान रखना। हमारी ये बिल्डिंग थी, ये कैसी है, कुर्सियां आई थी, कैसी आई, तो जो भी एसेट्स हैं उन सभी चीजों का एक डेटा तैयार रखना और इन सभी चीजों को ध्यान रखना, ये भी अपने आप में क्या है, एक मैनेजमेंट की स्किल है। BID, यानी कि अगर हम बात करें तो इंटरप्राइजेस बिजनेस इंटेलिजेंस सिस्टम, निर्णय लेने वाले बिजनेस इंटेलिजेंस BIE प्रदान करता है, जिसमें वो समस्याओं का निदान कर सके और ग्राहकों की जरूरत को समझकर सही निर्णय ले सके। बात समझिएगा सर, BIE का काम क्या है, बिजनेस इंटेलिजेंस, यानी कि जैसे कि इंटेलिजेंस का तो आपने काम सुना ही होगा कि जो यहां पर अगर हम बात करें तो IB है, CBI है, तो ये सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन होता है। लेकिन अगर हम बात करें तो बिजनेस में भी वैसे ही हमने क्या बना रखा है,
इंटेलिजेंस बना रखा है। वो बिजनेस इंटेलिजेंस का काम क्या है कि बिजनेस इंटेलिजेंस का काम है कि वो सबसे पहले जाए मार्केट में, मार्केट में जाने के बाद वहां का जो मैनेजमेंट है, वहां की जो आवश्यकताएं है, जो कस्टमर की आवश्यकता है, उनको देखे और उसको आकर मैनेजमेंट को बताए कि कस्टमर को वास्तविकता में जो चीज हम दे रहे हैं उसकी रिक्वायर नहीं, कस्टमर को इस चीज की रिक्वायर है, और उस रिक्वायर को समझे और उस चीजों को क्या क्या करें वहां पर दे। जैसे अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो चीजें थी, तो आपने चोकोबार्स आता है, चोकोबार्स, तो चोकोबार्स जो आता है तो वो पहले क्या होता था कि वो, अगर विदेशों में बात करें तो चोकोबार्स यानी कि कॉर्न वाला जो खाना होता था, या चोकोबार्स है, या बहुत सारी चीजें हैं जो आती थी मार्केट्स में, तो वो क्या होता था, विदेशी कंपनी जब यहाँ आई तो उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पर तो कोई चोकोबार खरीदता ही नहीं है, क्योंकि चोकोबार जैसे ही उसमें गर्म दूध में डाल देते थे तो क्या होता था, वो दूध तुरंत क्या हो जाता था, हलवा हो जाता था, तो वो खाने में अच्छा नहीं लगता था। और वहां पर जो विदेशों में है, वहां पर वो टेट्टा वाला दूध यूज करते हैं, डब्बे वाला, वो ठंडा रहता है, ठंडे दूध में मिलाते थे तो कभी वो हलवा नहीं होता था। तो यहाँ पर जब आई कंपनी तो उसने देखा कि भैया ये तो यहाँ पर गड़बड़ है। अब जब गड़बड़ है तो उसने कहा कि भैया इसको, प्रोडक्ट को हमें चेंज करना होगा, चेंज करेंगे तभी ये मार्केट में चल पाएगा। उसका कारण है क्यों, क्योंकि यहां पर जो इंडिया का जो कस्टमर है वो ठंडा दूध प्रेफर नहीं करता, वो हमेशा उसको दूध पीने की आदत है गर्म, और वो गर्म दूध में ही मिलाएगा, और जब गर्म दूध में हम कोई चीज मिलाएंगे तो वो हलवा हो जाएगा। तो हमें उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा टाइट रखना होगा, ताकि वो गर्म दूध में भी काफी समय, लंबे समय तक वैसा का वैसा ही बना रहे। एक एग्जांपल और देता हूं, जैसे कि जिलेट, जिलेट जब स्टार्टिंग में आया तब लोगों ने देखा कि जिलेट, लोग दाढ़ी बनाने के लिए जिलेट यूज ही नहीं होता था, क्योंकि वहां पर पानी क्या था, नॉर्मल था, यहां पानी थोड़ा कड़ा था, लेकिन जिलेट यूज ही नहीं कर पाता था, काम ही नहीं से चलता था। लोगों ने कहा जिलेट बेकार है, जिलेट बेकार है, लेकिन उसने यहां पर कस्टमर में का एक इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी कि एक्चुअल में जो यहाँ के कस्टमर है वो कैसे ब्लेड चाहते हैं, कैसे उनकी दाढ़ी बनाना चाहते हैं। तो उन्होंने जिलेट में अपने आप को मॉडिफाइड किया, अपने आप को कस्टमर से जो इंफॉर्मेशन थी उससे क्या किया, मॉडिफाइड किया, और कहीं ना कहीं आज आप देख रहे हैं कि जिलेट्स लगभग सभी घरों में क्या किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। अब आगे हम बात करेंगे तो ईसीएम यानी कि इंटरप्राइजेस कंटेंट मैनेजमेंट की बात की जाए तो सिस्टम व्यवसायिक दस्तावेज, सूचनाओं, अभिलेखों और प्रबंधनों के लिए सामग्री का प्रबंधन। तो आप देख रहे हैं कि व्यवसाय की सूचना इकट्ठा करने के लिए या बिजनेस का इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए केवल एक चीज की इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं होती। व्यवसाय केवल एक चीज से नहीं चलता, व्यवसाय के लिए हमारे पास कई सारे सिस्टम्स हैं जो लगाने पड़ते हैं, और जब हम सिस्टम लगाएंगे और वो सिस्टम आपस में कनेक्ट रहेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने व्यवसाय में संतोषप्रद लाभ कमा सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो निश्चित रूप से जो हमारा लाभ का जो दायरा होगा वो कम होगा, और हम चाह कर भी संतोषप्रद लाभ नहीं कमा पाएंगे। आगे बात करते हैं। अब व्यवसायिक सूचना प्रणाली के बुनियादी कुछ नियम है। तो रूल्स की बात की जाए तो आपने देखा कि हर एक चीज के लगभग 3-4 नियम होते हैं, तो यहां पर भी अगर हम देखें तो व्यवसायिक सूचना प्रणाली के बुनियादी नियम की बात की जाए तो टोटल यहाँ पर 3 बुनियादी नियम है, जिन्हें हम सफलता का समर्थन करने के लिए व्यवसायिक लोगों द्वारा पालन किया जाना चाहिए। और 3 नियम इस प्रकार है। पहला नियम आप देख रहे हैं, व्यापार प्रक्रियाओं संचालनों का समर्थन, यानी कि क्या कहा गया है, व्यापार प्रक्रियाओं और संचालन के लिए समर्थन की बात की गई है यहाँ पर। तो सबसे पहला बात पॉइंट समझना है आपको कि यहाँ पर क्या किया गया, समर्थन की बात की गई। तो यहां पर अगर हम समझे तो क्या लिखा है, व्यवसायिक प्रक्रियाओं और संचालन के लिए समर्थन का एक नियम है, जिसके कंपनी के व्यवसाय पाठ्यक्रम पर लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कंपनी के प्रदर्शन और अच्छी या बुरी गुणवत्ता को प्रभावित करेगा। तो बिल्कुल सही बात है। आपने देखा होगा कि जब भी हम कभी किसी भी कंपनी में जाते हैं या कहीं पर भी कोई भी बंदा कोई भी किसी भी कंपनी में जाता है तो वहां पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम होता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत बताया जाता है कि हमारे प्रोडक्ट में क्या क्या है, कैसे हमें इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना है। तो यही सारी चीजों के लिए बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पाठ्यक्रम पे लागू किया जाना चाहिए, यानी कि कहां पर, कंपनी के प्रदर्शन में। तो कंपनी के प्रदर्शन में अगर जो प्रोडक्ट की अच्छाई है, बुराई है, वो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को बतानी चाहिए, अपने डिलीवर्स को या अपने जो भी व्यक्ति उस माल को बेच रहा है, इन सभी चीजों का हमें ध्यान रखना होगा कहीं ना कहीं। अब अगर हम बात करें तो दूसरा पॉइंट था कर्मचारी और प्रबंधकों द्वारा निर्णय लेने के लिए समर्थन। अगर अब हम बात करें समर्थन कर्मचारी और प्रबंधकों द्वारा निर्णय लेने की दिशा में, इन 2 पहलुओं में निर्णय लेने से कंपनी गुणवत्ता प्रभावित होती है, भले ही वह एक कर्मचारी के रूप में कार्य करता हो। तो बात बिल्कुल सही है।
अगर हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो अगर कंपनी में अगर हम कर्मचारी हैं, तो हमारे निर्णय से कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है। अगर हमारा निर्णय, तो कहीं ना कहीं जो कंपनी के लोग हैं, जो मैनेजमेंट के अपर के लोग हैं, उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो जो कंपनी के प्रबंधन है, उनका जो निर्णय लेने का क्या होना चाहिए सर, समर्थन की बात करनी चाहिए। कहीं ना कहीं जितने भी इंप्लॉइज हैं, सब वैसे कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी कंपनीज में आप देखते हैं कि जो भी इंप्लॉइज होते हैं, उन इंप्लॉय को बुलाया जाता है, मीटिंग्स होती है, और मीटिंग्स में पूछा जाता है कि एक्चुअल में हमारे प्रोडक्ट में क्या अच्छा हो सकता है, क्या चीजें हो सकती है। तो उन सभी चीजों का मिलकर बात होती है, और उसमें कहीं ना कहीं समर्थन की बात होती है। तो ये सारी चीजों को हमको ध्यान रखना होगा। तीसरा पॉइंट है प्रतिस्पर्धा लाभ के लिए समर्थन रणनीति। अगर प्रतिस्पर्धक लाभ महत्वपूर्ण मुद्दा में से एक है, क्योंकि कंपनी व्यवसाय के पाठ्यक्रमों को बहुत प्रभावित करता है, और एक व्यवसाय का निर्माण करते समय यह निर्मित जिन जोखिमों का सामना करना पड़ता है, उनमें से प्रतिस्पर्धा, और इसीलिए बुनियादी नियमों की क्या है, आवश्यकता पड़ती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर हम प्रतिस्पर्धा की बात करें, तो किसी भी व्यापार में प्रतिस्पर्धा संभव है। अगर आप कोई चीज ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, तो कोई प्रोडक्ट दूसरा नहीं बना सकता। बिल्कुल बना सकता है सर, पूरा उसके पास अधिकार है। और जब वो दूसरा प्रोडक्ट बना सकता है, तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं प्रतिस्पर्धा होगी, और प्रतिस्पर्धा होगी तो आप अपने माल को बहुत अच्छे तरीके से बेच सकते हैं, कैसे मैनेजमेंट का काम आसान कर सकते हैं। इन सभी चीजों को देखने के लिए कहीं ना कहीं हमें अपनी तरफ से क्या करना होगा, आगे बढ़ना होगा, और प्रतिस्पर्धाओं को लाभ कमाने का समर्थन, यानी कि अगर हमारे पास प्रतिस्पर्धा हो रही है, तो उसमें जो लाभ कमाना है, क्या काम करना है सर, लाभ कमाना है। तो हमको देखना होगा कि प्रतिस्पर्धा में हमें किस किस चीजों के लिए इंपॉर्टेंस है, क्या हमारे प्रोडक्ट्स में खराबी है, क्या प्रोडक्ट्स में हमारे अच्छाई चल रही है। तो इन सभी चीजों को कहीं ना कहीं हमें एक इंफॉर्मेशन रखनी होगी। और अगर हम व्यापार को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें सारे मैनेजमेंट, सारे पहलुओं का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। और अगर हम सारे पहलुओं का अच्छे से ध्यान नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी मोड़ पर ऐसा फंस जाएंगे, जिससे हमारे व्यापार को बहुत ज्यादा, या हमारे बिजनेस को बहुत ज्यादा हानि हो सकती है। इसीलिए यहां पर एक व्यावसायिक सूचना मैनेजमेंट सिस्टम भी क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रणाली के बुनियादी कितने नियम है सर, 3 नियम है। 3 नियमों को हमें हर हाल में क्या करना होगा, पालन करना होगा, ताकि हम व्यापार को अच्छे तरीके से ग्रो कर सके। आगे हम बात करते हैं। तो देखिए, व्यापार सूचना प्रणाली के जो घटक है, तो घटक की बात की जाए, तो यानी कि यहां पर इंपॉर्टेंट जो घटक है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें से 4 मुख्य घटकों की आवश्यकता होती है। पहला, व्यवसाय सूचना प्रणाली, जिसमें से प्रौद्योगिकी, अनुप्रयोग, विकास और प्रबंधन शामिल है। क्या क्या शामिल है सर, प्रबंधन, विकास, अनुप्रयोग और प्रौद्योगिकी। अब हम बात करें, तो व्यवसायिक सूचना में प्रणाली में प्रौद्योगिकी की भूमिका का एक उदाहरण है, जैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की सूचना प्रसंस्करण समर्थन करने के लिए कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करते हैं। अब देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं कि कोई सूचना है, कोई इंफॉर्मेशन है, वो हम हार्ड कॉपी में भी रखते हैं और सॉफ्ट कॉपी में भी रखते हैं, और दोनों का कंप्यूटर में यूज करते हैं। अब जैसे कि कभी कभी आप देखते हैं कि कहीं पर हम जा रहे हैं, तो जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे पास, उसको हम लोग कॉपी और पेन पर लिख लेते हैं, दैट्स कॉल्ड हार्ड कॉपी। अगर हम उसी कॉपी को सॉफ्टवेयर एक अपने बना रखा है, अपनी कंपनी के एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रखा है, जिसमें हम हर इंफॉर्मेशन को फीड कर सकते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। तो जो इन्फॉर्मेशन है वो केवल एक फॉर्म में नहीं हो सकती, दूसरे 2 फॉर्म में भी हो सकती है। कि जैसे कि जब कंप्यूटर नहीं थे, तो पहले जितनी भी मैनेजमेंट की व्यवस्थाएं थी, वो कहीं ना कहीं हार्ड कॉपी थी, सॉफ्ट कॉपी नहीं थी। वो सारी की सारी कहीं ना कहीं लिख कर रखी जाती थी। मैनेजमेंट को बताया जाता था कि भैया ये मैनेजमेंट, हमारे पास 40 पंखे हैं, 40 मशीनें हैं, उस मशीन में इतना ऑयल लगता है, इतना ये लगता है। तो वो सब चीज की एक इंफॉर्मेशन हमारे पास हार्ड कॉपी में होती थी। लेकिन आज यही सारी की सारी चीजें हमारे पास किसमें हो रही है, सॉफ्टवेयर में हो रही है। ध्यान रखेंगे। अब देखिए, रोज ई कॉमर्स देखते हैं, और ई कॉमर्स या इंटरनेट आधारित बिक्री अनुप्रयोग का वर्तमान आधुनिक व्यवसायिक गतियों में कभी अलग नहीं होगा। तो अभी आप देखिए, पहले हमारे पास सारी चीजें क्या होती थी, ऑफलाइन बिकती थी, लेकिन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी बहुत सारी, मिंत्रा, मीशो, ये सारी इतनी सारी कंपनियां आ गई कि हमारे प्रोडक्ट अब ऑनलाइन बिकने लग गए। अब हमें स्टोर की जरूरत नहीं है, अब हम एक गोदाम में अपना पूरा माल इकट्ठा करके रखते हैं, और इस ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू अपना माल भेजते रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पहले नहीं था। पहले हमें स्टोर्स की जरूरत होती थी, और विदाउट स्टोर हम किसी भी तरीके का कोई भी माल नहीं बेच पाते थे। उसके लिए हमें वितरक की आवश्यकता पड़ती थी, बहुत सारे दुकानदारों की आवश्यकता पड़ती थी, इसके लिए बहुत सिस्टम था। लेकिन अब
अपकमिंग जो नए स्टार्टअप आ रहे हैं वो डायरेक्ट अपने माल को अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और मीशो, बहुत सारी वेबसाइट है जिसमें वो डायरेक्ट, शॉपसी, बहुत सारी वेबसाइट्स में वो बेच सकते हैं। और इस मार्केट को कभी भी अब रियल मार्केट से अलग नहीं किया जा सकता। और यह दिन प्रतिदिन आप देख रहे हैं कि यह बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कंपनियां नुकसान में भी है। क्यों? क्योंकि ये अपनी कंपनी के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, अपनी बिक्री को ज्यादा दिखाने के लिए कहीं ना कहीं ये मार्केट्स में ज्यादा छूट दे रही है कंपेयर टू स्टोर। इसलिए ये कभी फ्यूचर्स में नुकसान भी उठाती जा रही हैं। अब हम बात करें तो अगर हमने ध्यान देगा, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण घटक है व्यापार सूचना प्रणाली में अर्थक विकास। विकास की बात की गई है, समर्थन की तो बात करेंगे, भाई विकास नहीं है तो बिना विकास का पैसा कहां आएगा। तो देखिए सूचना प्रणाली व्यापार को कैसे बदल सकती है। तो देखिए सबसे पहले तो आंतरिक नियंत्रण डिस्टर्ब हो जाए, पारदर्शिता खत्म हो जाए, दक्षता और प्रभावशीलता ना हो रहे। तो देखिए अगर ये तीनों चीजें नहीं है, अगर आंतरिक नियंत्रण नहीं है कंपनी में तो कंपनी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर पारदर्शिता नहीं है तो भी कंपनी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। आपने किसी को किसी भी तरीके से कुछ भी जो मर्जी आया कह रहे हैं, किसी तरीके से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है, कहां पर कौन इंप्लॉय किस कस्टमर से कैसे बात कर रहा है उसकी पारदर्शिता नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर कोई इंप्लॉय किसी कस्टमर से बात कर रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, ताकि हम फ्यूचर्स में देख सकें कि वो एक्चुअल में कस्टमर से कैसे बात कर रहा है। और रिकॉर्डिंग होगी तो वो अच्छे से ही बात करेगा, कभी कोई भी बदतमीजी नहीं करेगा। तो पारदर्शिता होनी चाहिए, दक्षता और प्रभावशीलता, यानी कि जो जिस काम में दक्ष है उसको हमें हमेशा इंकरेज करना चाहिए। अगर हम इंकरेज नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं डीग्रोथ में जाएंगे और हमारी कंपनी नुकसान उठाएगी। यानी कि अगर हमारी आंतरिक जो नियंत्रण है वो कंपनी पर सही नहीं है, हमें केवल लग रहा है कि हम नियंत्रण रखे हुए हैं, जबकि एक्चुअल में कंपनी में हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो कहीं ना कहीं कंपनी नुकसान उठा सकती है। दूसरा, पारदर्शिता नहीं रख रहे हम एम्प्लॉय के प्रति, और मालिक आपस में या एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय के बीच पारदर्शिता नहीं रख रहा है, जिसको जो मर्जी रख रहा है, अपने विवेकापूर्ण तरीके से वो अपने अधिकारों को अपनी तरफ कर रहा है, तो इससे कहीं ना कहीं नुकसान होगा और कहीं ना कहीं व्यापार में हमारी हानि होगी। दक्षता और प्रभावशीलता, अगर किसी के पास दक्षता है यानी कि काम करने की एबिलिटी है, किसी की काम करने की ताकत है, क्षमता है, और आप उसको प्रमोट नहीं कर रहे हैं और उसको डिग्रोथ कर रहे हैं और उसको हटा रहे हैं, यानी कि कहते हैं चाटुकारिता का काम चल रहा है, चाटुकार लोगों को आप अपनी कंपनी में रख रहे हैं और जो दक्ष और प्रभावशील लोग हैं उनको आप अपनी कंपनी से हटा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं डिग्रोथ होगी और आपका जो व्यवसायिक स्ट्रक्चर्स है वो कहीं ना कहीं खराब होगा। और ऐसा ना होने पाए तो इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना होगा। पहला, एक हमारे पास आंतरिक नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा, हमारी कंपनी में या हमारे व्यवसाय में हमेशा पारदर्शिता होनी चाहिए। तीसरा, दक्षता और प्रभावशीलता होनी चाहिए। सरल शब्दों में सूचना प्रणाली कमोवेश वैश्वीकरण को बढ़ाता है, यानी कि जो सूचना प्रणाली है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो कहीं ना कहीं हमारे व्यापार और हमारे धंधे को बढ़ाने का काम करता है, कभी भी घटाने का काम नहीं करता। तो हमारे पास जो भी सूचनाएं हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, उसे हमें एक निश्चित दायरे में बांधकर और एक निश्चित वे में उनको हमें संगठित करना चाहिए, ताकि हम फ्यूचर्स में अपने व्यापार को बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ा सकें। आगे अगर हम बात करें तो व्यवसाय के लिए जानकारी की क्या महत्व है, तो जानकारी की क्या वैल्यू है। किसी भी व्यवसाय की सूचना रीढ़ की हड्डी होती है। अगर हमारे पास सूचना नहीं है तो हमारे पास क्या है कि व्यवसाय नहीं कर पाएंगे। व्यवसाय के लिए हमें सबसे पहले तो सूचना होनी चाहिए कि इस व्यापार में हम पैसा लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कहां से माल आएगा, कैसे क्या मैनेजमेंट चलेगा, इन सारी चीजों की हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। अगर हमारे पास सूचना नहीं है, जानकारी नहीं है, तो हम व्यापार करेंगे तो निश्चित रूप से नुकसान होंगे, सीखने में ही हमको टाइम लग जाएगा। तो कहते हैं कि जिस चीज के बारे में जानकारी ना हो उस जगह पर हाथ नहीं डालना चाहिए। अगर आप हाथ डाल रहे हैं तो या तो आपको सीखने में टाइम लगेगा, या तो आपको ऐसे बंदे हायर करने होंगे जो आपको उस व्यापार का सही इंफॉर्मेशन दे सके। दूसरा, सभी गतिविधियां उस समय उपलब्ध सूचनाओं द्वारा नियंत्रित है, जैसे समय बदलता है और जानकारी भी। तो देखिए टाइम टू टाइम चीजें बदलती रहती हैं, ये तो सबको पता है कि पहले हम लोग जब थे, पहले देखते थे मोबाइल बटन वाले आते थे, कीपैड वाले मोबाइल आते थे, आज हर हाथ में मोबाइल थे। 2016 में जब जियो आ गया तो आप देख रहे हैं हर हाथ में इंटरनेट भी हो गया। पहले केवल तो वो कहते नहीं थे धीरू भाई का सपना हर हाथ में मोबाइल हो अपना, तो वही वाली घटना थी। तो पहले तो मोबाइल ही अपना था, कीपैड था, आज हर हाथ में इंटरनेट हो गया। तो ये समय के साथ बदलाव का चीजों की बहुत जरूरत है, टाइम टू टाइम बदलता रहता है। पहले आप देखते थे कि लीड वाले ईयरफोन आते थे, फिर आपने देखा कि
नेक बैंड आ गए, जिसमें से नेक बैंड रहते थे और कान में लग जाते थे। अब आप देख रहे हैं कि आईपॉड आ चुके हैं। तो ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे समय के साथ बदलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं ये अपडेट वर्जन है और इसी को कहते हैं हम लोग अनुकूलन, जो हमने अभी पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, याद आ रहा होगा आपको। आगे देखिए, यदि सूचना भविष्य कहने वाले सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि व्यापार जगत नेताओं को घटना होने से पहले सुधारात्मक कार्यवाही का अवसर प्रदान करता है। यदि जब जानकारी वर्तमान स्थिति से संबंधित है तो अभी यह उपयोगी है, क्योंकि उसके पास अभी स्थिति ठीक करने का समय है। अगर जो हमारे पास प्रेजेंट में जो इंफॉर्मेशन है वो अगर है तो कहीं ना कहीं हम उस इंफॉर्मेशन के थ्रू चीजों को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जानकारी नहीं होगी, अगर हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता होगा, तो हम अपनी इंफॉर्मेशन को कभी भी चीजों को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें इंफॉर्मेशन रखनी होगी, ताकि हमें कहीं पर भी कोई भी कमी दिखाई दे, कहीं पर कोई भी कमी दिखाई दे तो हम उसे तुरंत का तुरंत क्या कर सके, रिप्लेस कर सके, चेंज कर सके। इससे क्या होगा, हमारे व्यापार को बहुत मजबूती मिलेगी। अब आगे हम देखें, अधिकांश सॉफ्टवेयर पैकेज जो देखे जाते हैं डेटा कैप्चर करते हैं और समय अच्छे होते हैं, लेकिन जब जानकारी उत्पन्न करने की बात आती है तो बुरी तरह विफल हो जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी सॉफ्टवेयर हैं जो अक्सर हमसे क्या कहा जाता है कि डेटा कैप्चर कर रहे हैं, डेटा हमको अच्छा सा देंगे, लेकिन कभी कभी ये हमको क्या पहुंचाते हैं, नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आगे अगर हम बात करें, ऐसा लगता है कि व्यवसाय किस जानकारी की आवश्यकता है, क्यों, यह समझने के लिए बहुत प्रयास नहीं किए गए हैं। सिर्फ डेटा कैप्चर करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, इसमें सार्थक जानकारी के परिवर्तित करा जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सिर्फ हमारे पास डेटा है, इंफॉर्मेशन है, इससे सोचिए कि हम अपना व्यापार बहुत अच्छा कर लेंगे, तो यह बिल्कुल भी सही नहीं है। आपके पास आपके अनुभवी लोग होना बहुत आवश्यक है। और कहीं ना कहीं अगर आपके पास आपके अनुभवी लोग नहीं होंगे तो आप चाह कर भी व्यापार को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर केवल डेटा कलेक्ट कर लेना या आपके पास किसी चीज के व्यवसाय के बारे में समझ लेना, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं आपको पूरी जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं एक साथ रखनी होगी, इकट्ठा रखनी होगी, और आपको अनुभवी लोगों को भी अपने साथ रखना होगा, ताकि वो आपकी जो व्यापार है उसको आगे बढ़ा सके। इस बात को आपको ख्याल रखना होगा। आगे अगर अब हम बात करें तो आज के हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो फटाफट बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर, फटाफट। बताया भैया, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्यवसाय की इंफॉर्मेशन का। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो चलिए बात करना शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो कुछ तरीके का है। पहले आपके पास एक कथन दिया हुआ है, यानी कि आप देख सकते हैं कि कॉज एंड इफेक्ट का है। एक पहले कथन दिया, प्रत्येक भागीदार व्यवसाय के संचालन में अपने कर्तव्यों के लिए लगन से उपस्थित हो सकता है। दूसरा, उसका कारण क्या है, प्रत्येक साथी बुद्धिमान होना चाहिए। अब आप अगर हम बात करें तो यहां पर जो पहली लाइन कह रहा है, क्या कह रहा है कि जो प्रत्येक भागीदार व्यवसाय के संचालन में अपने कर्तव्यों के लिए लगन से उपस्थित हो सकता है। और दूसरा क्या कह रहा है, प्रत्येक साथी को क्या होना चाहिए सर, बुद्धिमान होना चाहिए। अब इसके लिए अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, कोड दोनों ए और आर सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखिए, दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, तो क्या ये दोनों बातें सही है?
अब हम बात करें तो आगे अगर हम देखें तो तीसरा लिखा है ए सच है लेकिन आर क्या है, झूठा है। तो अभी देखिए एक की बात की जाए तो यहाँ पर ये सच है कि प्रत्येक भागीदार व्यवसाय के संचालन में अपने कर्तव्यों के लिए लगन से उपस्थित हो सकता है। उपस्थित तो हो सकता है लेकिन उपस्थित होना चाहिए, उपस्थित हो सकता नहीं है। यहाँ पर जो सकता शब्द लिखा है यह कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन को क्या कर रहा है, डायरेक्ट डायरेक्शन में लेके जा रहा है। और प्रत्येक साथी को बुद्धिमान होना ही चाहिए। अगर बुद्धिमान नहीं होगा, बेवकूफ होगा या कहीं कम जानकारी वाला होगा तो वह निश्चित रूप से गलत होगा। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी होगा। ए झूठा है लेकिन आर सच्चा है। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा सर, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है कि यहां पर पहला क्वेश्चन का पहला आंसर आपको सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। एक फर्म का पंजीकरण है, तो आपको बताना है कि एक जो फर्म होती है उसका पंजीकरण क्या है, अनिवार्य है, अनिवार्य नहीं है, वांछनीय है, किसी काम का नहीं है। तो अगर आपको बात करें तो अगर कोई फर्म खोल रहे हैं, कोई व्यापार खोल रहे हैं तो उसका पंजीकरण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यह बात है। तो अगर आप कोई भी व्यापार खोल रहे हैं, कोई भी फर्म खोल रहे हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन और पंजीकरण होना बहुत आवश्यक है। वह फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत अति आवश्यक है। तो आपको ध्यान रखना यहां पर जो ये बात होगी वो क्या होगा, ऑप्शन ए अनिवार्य है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, का है किस प्रसंस्कृत डेटा को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, खेत को, अभिलेख को, सूचना को, फाइल को। तो अभी आप देखिए सारी चीजें मैंने क्या बताया कि जो मेंटल एबिलिटी है ये कहीं से कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सरल है। आपको मैंने क्या बताया कि अगर आप रीजनिंग का, लॉजिक और मैथ का कैलकुलेशन सही तरीके से आप इस्तेमाल करें तो आप अपने आंसर्स को निकाल सकते हैं। अब देखिए यहीं पर एक लॉजिक लगाना था हमको कि अभी तक जितनी भी बातें हो रही थी वो कहीं ना कहीं हम लोग सब सूचना के बारे में बात कर रहे थे, बिजनेस इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे थे, व्यवसायिक सूचना के बारे में बात कर रहे थे। और जो जो प्रसंस्कृत डेटा है वो किसके बारे में होता है, हमेशा याद रखेंगे सूचना के बारे में होता है। यहां पर देखिए ऑप्शंस गलत लिख गए हैं कि ये पहला ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है और ये सी। तो यहां पर सी ऑप्शन होगा यानी कि सूचना। तो ऑप्शन नंबर गलत है तो ध्यान रखेंगे। तो यहां पर जो पॉइंट्स है तो वो कौन सा होगा सर, सूचना होगा, ऑप्शन 3। चौथा क्वेश्चन देखना है, आपको बताना है कि क्या होगा। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। डेटा का सबसे बुनियादी तत्व क्या है, चरित्र, फील्ड, अभिलेख, डेटाबेस। तो डेटा का सबसे जो बुनियादी तत्व है वो निश्चित रूप से क्या है सर, चरित्र है। ध्यान रखेंगे यहां पर क्या है सर, चरित्र है। तो ऑप्शन ये ए है और ये ऑप्शन बी, सी, डी। तो ये ए की जगह डी लिख गया है तो ध्यान रखेंगे। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा सर, चरित्र, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन बताएंगे आप लोग फटाफट। संबंधितों का एक समूह क्षितिज है क्या, संबंधितों का एक समूह क्षितिज है क्या, अच्छा अध्ययन, जानकारी, एकड़। तो अगर हम बात करें कि जो संबंधित होते हैं, जो चीजें होती हैं, उनका कहीं ना कहीं हमारे पास जो समूह है वो किस चीज का समूह है, अध्ययन का। मैंने कहा वो विश्लेषण का। अगर हमको किसी भी चीज का है तो अर्थशास्त्रिक और वैज्ञानिक यानी कि विज्ञान के तहत हमें सभी डेटा को क्या करना होगा, इकट्ठा करना होगा। और उसी इकट्ठा करने की जो कड़ी की श्रृंखला है वो क्या है सर, अध्ययन कहलाती है। क्या कहलाती है सर, अध्ययन कहलाती है। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 फटाफट बताएंगे क्या होगा। सूचना तंत्र होता है मूल रूप से बना, सूचना तंत्र मूल रूप से कितने लोगों से बना होता है, मैंने आपको अभी अभी सिखाया कि सूचना तंत्र मूल रूप से यानी कि जो 3 बुनियादी नियम थे। कितने बुनियादी नियम थे सर, 3। मैंने अभी आपको चीख चीख कर बताया कि सूचना तंत्र का जो होता है वो कितने बुनियादी नियम होते हैं सर, 3 बुनियादी नियम होते हैं। और इन 3 बुनियादी नियमों के माध्यम से ही चीजें होती हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलिए 7 नंबर के बाद 6 के बाद 7 नंबर देखते हैं और आपको बताना है क्या होगा। फटाफट बताएंगे। आपको उत्पाद चुनने में मदद कर सकता है कौन, कार्यालय स्वचालन प्रणाली, प्रबंधन सूचना प्रणाली, लेन देन प्रसंस्करण प्रणाली, निर्णय समर्थन प्रणाली। बताइए कौन सा लेगा। तो भैया आपको उत्पाद लेना है, आपको कोई सामान खरीदना है, कोई भी चीजें अडॉप्ट करनी है, तो उसके लिए जो आपका मदद करेगा, जो आपकी हेल्प करेगा वो निश्चित रूप से एक ही आदमी होगा, निर्णय समर्थन प्रणाली। यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
8वां क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे क्या होगा। देखिए एक इंट्रानेट जो बाहरी श्रमिकों द्वारा पहुंचा जा सकता है, एक इंट्रानेट जो बाहरी श्रमिकों द्वारा पहुंचा जा सकता है, क्या है? विदेशी जाल प्रशासनिक सूचना प्रणाली और P2PN। तो अगर हम बात करें तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं जो इंट्रोनेट होता है, जो बाहरी लोग होते हैं, जो बाहरी नेटवर्क होता है, उसके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ हमें बरगलाया जा सकता है, नुकसान पहुंचाया जा सकता है, और वो वास्तविकता में क्या होता है? एक जाल होता है। क्या होता है सर? जाल होता है। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप देख रहे हैं कि आज की क्लास को अब हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। आज जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैप्टर से आए थे वो सारे के सारे मैंने आपको यहां पर खत्म कर दिए। तो बहुत ही जल्दी अब हम लोग अगले टॉपिक से यानी कि पुलिस सिस्टम्स, यानी कि पुलिस प्रणाली जो सिस्टम्स है उस पर हम लोग बहुत जल्दी बात करेंगे कि पुलिस प्रणाली सिस्टम क्या है, उसमें से जो नई प्रणाली सिस्टम कमिश्नरेट सिस्टम क्या है, इन सभी बारे में जानकारी को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो जल्दी से जुड़ना मत भूलिएगा नेक्स्ट टॉपिक्स में टॉपिक नंबर 8। तो अभी तक हम लोगों ने टोटल 7 टॉपिक कंप्लीट कर दिए। तो आज की क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, टू बी कंटिन्यू। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद, थैंक यू वेरी वेरी।